जादुई 3 विशाल सेब का घर। बलरामपुर गांव में सुशीला अपनी मां ममता और दादी मां के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। उनके पास सही से 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सुशीला दिखने में कुछ खास नहीं थी और वो पढ़ने में भी बहुत ही कमजोर थी। इसलिए स्कूल के सभी बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे और घर में उसकी दादी माँ उसके बेकार रंग रूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुशीला की माँ गांव के जमींदार के खेतों में काम करती थी। इसके बदले उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते थे जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। तभी एक दिन सुशीला की माँ सुशीला से कहती है, सुशीला बेटा, मैं खेत पर काम करने जा रही हूँ। तुम अपना और अपनी दादी का ख्याल रखना, उन्हें खाना दे देना और समय से दवाई भी दे देना, और हाँ, समय मिलने पर पढ़ाई भी कर लेना। ठीक है माँ, आप घर की चिंता मत कीजिए, मैं सारे काम अच्छे से कर लूंगी। चलो ठीक है, मुझे जल्दी जाना वरना मुझे लेट हो जाएगी, और तुम्हें जो कहा है ध्यान रखना। अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर ममता खेतों में काम करने के लिए निकल जाती है। सुशीला दिखने में भले ही खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो बहुत ईमानदार और अपने काम के प्रति निष्ठावान थी। वो अपने हर काम को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ किया करती थी। अपनी माँ के काम पर जाने के बाद वो अपने घर का सारा काम करती है और अपनी दादी माँ के पास जाकर कहती है, दादी माँ, क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? सुशीला की दादी सुशीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो सुशीला को गुस्से में देखते हुए कहती है, हाँ, जा लेकर आ जा। ठीक है दादी माँ, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सुशीला दादी माँ के लिए खाना लेकर आती है। दादी माँ खाने का एक निवाला मुँह में लेते ही उल्टी कर देती है और कहती है, छी छी, ये खाना बनाया है तूने? ना मिर्च है ना नमक है। अरे ऐसा खाना तो मरीज भी नहीं खाते। दादी माँ, आपकी तबीयत खराब है और आपको दवाइयाँ भी खानी है। याद है ना, आपको डॉक्टर ने ज्यादा तेल मसाला और नमक खाने से मना किया है। आप जितना सादा खाना खाओगे आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए मैंने आपके लिए सादा खाना बनाया है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। चल चुप कर, बस जवान लड़ाने आता है। कोई काम बोल दो तो पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। अब जल्दी से जा और कुछ अच्छा बनाकर खाने को ले आ। लेकिन दादी माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुझे जो कहा है वो चुपचाप से लेकर आ। दादी माँ, अगर आप ज्यादा नमक मिर्च खाओगे तो फिर से आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझसे जबान लड़ा रही है? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर दादी माँ सुशीला की खूब पिटाई करती है। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। दादी माँ, मुझे मत मारिए। सुशीला अपनी दादी माँ के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी दादी माँ उसकी एक नहीं सुनती है और उसकी खूब पिटाई करती है, जिसके कारण सुशीला की तबीयत खराब हो जाती है और रोते रोते वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। सुशीला को आराम करता देख उसकी दादी माँ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ महारानी, चल जल्दी उठ, बड़ा आराम फरमा रही है। दादी माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझ में बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो अब तुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। चल जल्दी उठ, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। दादी माँ, आप थोड़ी देर रुक जाइए, माँ काम से घर वापस आती ही होगी, माँ आपको चाय बना कर दे देगी। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है मैंने तुझे क्या बोला? चल अब नखरे ना दिखा और जल्दी से उठकर फटाफट से मेरे लिए चाय बना कर ले आ। ठीक है दादी माँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुशीला बहुत हिम्मत करके उठती है और अपनी दादी के लिए चाय बनाकर लाती है। ये लीजिए दादी माँ चाय। चाय तो अच्छी बनाई है ना, अगर चाय अच्छी नहीं लगी तो यही चाय तेरे मुंह पर फेंकूंगी। सुशीला की तबीयत बहुत खराब थी, वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो अपनी दादी माँ को चाय देकर फिर से अपने कमरे में सोने चली जाती है।
लेकिन उसकी दादी सुशीला को 1 मिनट भी चैन से सोने नहीं देती है और उससे कुछ न कुछ काम करवाते रहती है। कुछ ही देर बाद सुशीला की माँ भी काम से घर वापस आ जाती है और अपनी बेटी सुशीला को आवाज लगाती है, सुशीला, ओ सुशीला बेटा। ममता सुशीला को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में जाती है। तभी ममता देखती है कि सुशीला का चेहरा उतरा उतरा सा है और वह डर से सहमी हुई है। सुशीला को देखकर उसकी माँ कहती है, अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? तुम बीमार सी क्यों लग रही है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा बुखार है। बुखार? तुझे बुखार कैसे लग गया बेटा? तू आराम कर, मैं तुम्हारे लिए अभी काढ़ा बनाकर लाती हूँ। सुशीला की माँ को समझ आ जाता है कि सुशीला की बुखार का कारण उसकी दादी माँ है और वो सुशीला के दादी के पास जाती है और कहती है, माँ जी सच सच बताइए, सुशीला को इतनी तेज बुखार कैसे लगी? क्योंकि मैं जानती हूँ आपके कारण ही मेरी बेटी को इतना तेज बुखार है, क्योंकि आपने उसे पूरे दिन आराम करने का मौका नहीं दिया होगा और उस छोटी सी बच्ची से पूरे दिन घर का काम करवाया होगा। सही कहा ना मैंने? हाँ, तो और किस लिए घर में है वो? माँ जी, अभी वो बहुत छोटी बच्ची है, आप समझते क्यों नहीं है? वो मेरी बेटी है, कोई नौकरानी नहीं। काले कलूटी बेटी पर इतना घमंड है तो बेटा पैदा करना चाहिए था ना। बेटी भी पैदा की है तो साथ में इतनी गंदी सूरत वाली। अरे भला उस काली कलूटी बंदरिया से कौन शादी करेगा? ये आप आज कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? अपनी दादी की सारी बातें सुशीला सुन लेती है और वो रोते हुए घर से भाग जाती है। वो भागते भागते जंगल में जा पहुंचती है और कुछ ही देर में वो घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। यह देखकर सुशीला बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे मैं कहाँ हूँ? कोई मेरी मदद करो, यहाँ मैं कहाँ आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं, कहीं वो मुझे मारकर खा गए तो? कोई तो मेरी मदद करो, मैं मरना चाहती थी लेकिन इस तरह से नहीं। सुशीला रोते हुए बार बार यही बातें दोहराए जा रही थी। तभी एक परी की नजर सुशीला पर जाती है और परी सोचती है, अरे इतनी रात गए इस घने जंगल में ये लड़की क्यों रो रही है? मुझे इसकी मदद करने के लिए इसके पास जाना चाहिए। इतना कहकर वह परी सुशीला के पास जाती है। परी को देखकर सुशीला घबरा जाती है और बोलती है, अरे आप कौन है? आप तो मुझे मामूली इंसानों के जैसी नहीं लग रही हैं। कहीं आप कोई भूत प्रेत तो नहीं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अरे बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बल्कि मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटी, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? इसके बाद सुशीला परी को सारी बातें बताती है, जिसके बाद परी कहती है, तुम चिंता मत करो बेटी, मेरे पास तुम्हारे लिए जादुई 3 विशाल सेब का घर है। क्या जादुई 3 विशाल सेब का घर? हाँ बेटी। इतना कहते हुए परी सुशीला को 3 जादुई विशाल सेब का बीज देती है और कहती है, सुशीला ये तीनों बीज को तुम अपने घर के आंगन में लगा देना, जिसके कुछ ही समय बाद तुम्हारे आंगन में जादुई 3 विशाल सेब का घर उग जाएगा। उसके बाद तुम उन तीनों विशाल जादुई सेब के घर से जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसमें से एक घर तुम्हें धन दौलत की प्राप्ति कराएगा और दूसरा सेब का घर तुम्हें सुंदरता प्राप्त कराएगा और तीसरे सेब के घर से अगर तुम किसी की रक्षा करना चाहती हो तो तुम उसकी रक्षा करने में उसकी सहायता करोगी। क्या आप सच कह रही हैं परी जी? हाँ बेटी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में सुशीला की माँ उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में आ पहुँचती है और अपनी बेटी को देखकर उसे गले से लगा लेती है। मेरी प्यारी बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। बेटी ऐसे भी कोई करता है क्या? खबरदार जोगली बार से तूने ऐसा किया तो मुझे माफ कर दीजिए माँ। चल अब जल्दी से घर चल बेटी, तुम्हारी दादी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। माँ क्या हो गया दादी माँ को?
पहले तू घर चल बेटी। ये कहकर सुशीला की माँ उसे घर ले आती है। घर आकर सुशीला देखती है कि उसकी दादी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। आस पड़ोस के सभी लोग उसके घर में इकट्ठा हो गए हैं और सभी लोग बहुत रो रहे हैं। तभी सुशीला आंगन में जाकर परी की दी हुई जादुई सेब के बीजों को अपने आंगन में लगा देती है। पल भर में ही वो जादुई सेब के बीज जादुई 3 विशाल सेब के घर में प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सुशीला तुरंत तीसरे जादुई सेब के घर में जाती है और कहती है, हे जादुई विशाल सेब के घर, मेरी दादी माँ की जान बचा लो और उन्हें बिल्कुल ठीक कर दो। सुशीला के ऐसा कहते ही दादी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सुशीला अपनी माँ और अपनी दादी माँ को परी की दी हुई जादुई 3 विशाल सेब के घर के बारे में बताती है। इसके बाद सुशीला की दादी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे सुशीला बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया और आज तूने मेरी मदद करके मेरी जान बचा ली। मैं कितनी गलत हूँ, आज मुझे एहसास हो गया, मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं नहीं दादी माँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सुशीला एक एक करके जादुई 3 विशाल सेब के घरों से मदद मांगती है। पहले जादुई विशाल सेब के घर से उसके पास बहुत सारा धन दौलत आ जाता है और दूसरे विशाल जादुई सेब के घर से वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और तीसरे जादुई विशाल सेब के घर से वे दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर देती है और वो बीमार लोगों के रोगों को दूर करती है। साथ ही वो धन दौलत से गरीब और असहाय लोगों की मदद करती है। काली वर्सेस गौरी बहू। एक समय की बात है, रौनकपुर गांव में सुरेश और महेश नाम के 2 भाई रहते थे और दोनों ही एक अच्छे परिवार से थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और उन लोगों का व्यवहार भी एक दूसरे से एकदम अलग था, क्योंकि महेश दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरा था। इसी वजह से महेश के अंदर बहुत ज्यादा घमंड था। वहीं सुरेश का रंग थोड़ा काला था, लेकिन वह दिल का बहुत ही साफ था और वह एक अच्छा इंसान था और दोनों ही अपनी माँ सुमित्रा से बहुत प्यार किया करते थे और अब दोनों की ही उम्र शादी के लायक हो गई थी। इसलिए सुमित्रा एक दिन उसकी शादी करने के बारे में सोचती है और वह उन लोगों से इस बारे में बात करती है। सुरेश, महेश, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली है। लेकिन माँ, मुझे तो मेरी जैसी ही खूबसूरत और गोरी रंग की लड़की चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने इतने खूबसूरत बेटे के लिए एक सुंदर सी ही लड़की लाऊंगी। माँ, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि आप जिससे भी कहोगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। अच्छा माँ, मुझे अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सुरेश और महेश अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपने दोनों बेटे की शादी करवा देती है और महेश की पत्नी उर्मिला दिखने में बहुत ज्यादा गोरी और खूबसूरत थी और वह एक अमीर घर की लड़की थी। वहीं सुरेश की पत्नी काजल दिखने में बहुत ही काली लेकिन संस्कारी लड़की थी, लेकिन सुमित्रा को भी अपनी गोरी और अमीर बहू ही बहुत पसंद थी, इसलिए वह उर्मिला से बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात किया करती थी, लेकिन काजल से हमेशा नफरत भरे शब्दों में बात किया करती थी, क्योंकि वह काली थी और वह एक गरीब घर से आई थी। ऐसे ही एक दिन उर्मिला अपनी देवरानी काजल से कहती है, सुनो काजल, मैं अपना फेशियल करवाने पार्लर जा रही हूँ, तो घर का सारा काम तुम अकेले ही कर लेना, क्योंकि मैं ये घर के काम करके अपनी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती और तुम तो काली हो, इसलिए तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, पर मैं अपनी स्किन को खराब नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं दीदी, आप पार्लर जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और बेचारी काजल घर का सारा काम करने लग जाती है। उसी समय सुमित्रा उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे काजल बहू, इतनी देर हो गई है, आज हमें खाना मिलेगा भी कि नहीं, या आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा? नहीं माँ जी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर काजल सबके लिए खाना लेकर आती है
और जैसे ही सुमित्रा खाना अपने मुंह में डालती है तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसा खाना बनाया है तूने? मेरा तो पूरा मुंह का स्वाद ही खराब हो गया इसे खा। पर माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? खाना अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसे नहीं बोलूं तो कैसे बोलूं? खाने में तूने कितनी नमक और मिर्च भर रखी है। अरे ऐसा खाना तो हम कुत्तों को भी नहीं खिलाते, इसलिए खाना उठाकर ले जाकर कुत्तों को खिला दे। जब से आई है तूने तो हमारे घर के अनाज का सत्यानाश ही कर रखा है। सुमित्रा के तानों को सुनकर काजल आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और दोबारा से खाना बनाकर अपनी सास सुमित्रा के लिए ले आती है। उसके बाद घर का सारा काम करके वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। जब शाम को सुरेश घर आता है तो वह काजल को इस तरह उदास देखकर उससे कहता है, अरे काजल, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं जी, बस वो मम्मी पापा की याद आ रही। अरे तो इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें उनकी इतनी याद आ रही है तो तुम उनसे एक बार मिलने चली जाओ। लेकिन अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, भाभी है ना, वो कुछ दिनों के लिए घर संभाल लेगी। जहाँ सुरेश और काजल एक दूसरे से इस बारे में बात कर रहे होते हैं, वहीं उर्मिला चुपके से उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है और घर में आकर हंगामा कर देती है और चिल्लाते हुए सबको बुलाती है, माँ जी, महेश जी, कहाँ है आप सब लोग? जल्दी यहाँ आइए, अब बस बहुत हो गया, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। उर्मिला की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय सुमित्रा उससे कहती है, अरे उर्मिला बहू, क्या हुआ? तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखिए ना माँ जी, आपके छोटे बेटे अपनी पत्नी को मायके भेजने का प्लान कर रहे हैं और मुझे यहाँ घर में नौकरानी बनाकर घर का काम करवाने की सोच रहे हैं। क्या मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर लाया गया है क्या? अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बस देवर जी, अब तो आप रहने ही दीजिए, आपने बहुत बोल लिया। और महेश जी, आप भी सुन लीजिए, मैं इस घर में एक पल और नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। अरे मेरी प्यारी बहू, ऐसा मत कहो तुम। और इसका क्या है, यह तो है ही गरीब घर की। जब से आई है मेरे भोले भाले बेटे को अपने आगे पीछे घुमा रही है और इस तरह घर में जंग छिड़ जाती है। और सुमित्रा जैसे तैसे करके उर्मिला को जाने से रोक लेती है और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे सुमित्रा और उर्मिला का अत्याचार काजल पर बढ़ता ही जा रहा था। काजल को घर का सारा काम करने के बाद भी सुमित्रा और उर्मिला के ताने सुनने पड़ते थे और धीरे धीरे ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इसी बीच सुमित्रा की दोनों बहुएं गर्भवती हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा सब्जियां लेने बाजार जा रही होती है, उसी बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सुमित्रा का एक पैर हमेशा के लिए फ्रैक्चर हो जाता है और इस वजह से सुमित्रा अब चल फिर नहीं सकती थी। और ऐसे ही एक दिन सुमित्रा को रात में बहुत तेज प्यास लगती है और वो अपनी बहू उर्मिला को आवाज लगाती है, अरे उर्मिला बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना, बहुत तेज प्यास लगी है। उर्मिला बहू, अरे इस बुढ़िया को तो रात में भी चैन नहीं है, जब देखो कुछ न कुछ मांगती ही रहती है। पता नहीं काजल तेरा ये अत्याचार कैसे सह लेती है। अगर काजल की जगह मैं होती ना, कब का तुझे पानी क्या, पानी के साथ जहर देकर मार दिया होता। उर्मिला के मुंह से ये बातें सुनकर सुमित्रा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा की आवाज सुनकर फटाफट से उसके लिए पानी लेकर आती है और सुमित्रा को पानी पिलाती है। और काजल अपनी इस हालत में भी उसकी इतनी सेवा कर रही होती है और यह देखकर सुमित्रा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए काजल से कहती है, काजल बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने हमेशा तुझे तेरे रंग की वजह से इतना कुछ सुनाया, लेकिन मैंने तेरे रंग की वजह से कभी तेरे मन की सुंदरता को देखने की कोशिश नहीं की बहू। पर आज मुझे समझ आ चुका है कि ऊपरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे मेरी बहू। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी माँ समान हैं और माँ बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ा करती।
बल्कि उन्हें आशीर्वाद दिया करती है और आपका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और इस तरह काजल अपनी सास को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से दोनों सास बहू बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगती है। यह सब देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और उस दिन के बाद से उस घर में वह तीनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।